नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही सत्ता संतुलन और राज्य की राजनीति की जातिवादी अवधारणा को साधने के लिए बीजेपी ने दिनेश शर्मा और शायद केशव प्रसाद मौर्य को भी उपमंत्री की जिम्मेदारी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यह सच है और संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है। अब कैबिनेट में जिन नामों को जगह दी गई है, उन नामों को के पीछे के चुने जाने की वजह क्या रही है और अब अगले कार्यकाल में क्या क्या चुनौतियां मौजूदा सरकार के ऊपर होंगी, आज स्पेशल एडिशन में इन्हीं पर चर्चा। उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। योगी प्रदेश में बीजेपी के चौथे सीएम बने हैं। लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्र सरकार के कई और वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी भी मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित हुए। राज्यपाल राम नाईक ने योगी के मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी मंत्रिमंडल में योगी को छोड़कर कुल 46 मंत्री हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री, 22 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। इन राज्य मंत्रियों में से 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी समेत तमाम लोगों को गले में उतर रहा है, लेकिन एक राजनीतिक यथार्थ के रूप में स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को मंत्री न बनने पर भी लोग चौंकने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को कैबिनेट में जगह दी गई है। मशहूर क्रिकेटर और बीजेपी के प्रवक्ता मोहसिन रजा को बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर मुस्लिम विरोधी छवि बदलने की कोशिश की है। बीजेपी को प्रदेश की 403 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला था। वहीं योगी समेत 47 चेहरों के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल किया गया है, जो वक्फ की देखरेख के लिए जरूरी था। लेकिन दया शंकर सिंह के दलित विरोधी बयान की वजह से राजनीति में आई उनकी पत्नी स्वाति सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी पारंपरिक छवि को बचाए रखा है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अहमियत मिली है। मुजफ्फरनगर कांड और कैराना विवाद से जुड़े सुरेश राणा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपना एजेंडा और साफ कर दिया है। वहीं बीजेपी के 2 प्रवक्ता और पदाधिकारी सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को भी मंत्री पद मिला है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी को शपथ दिलाई गई है, तो बरेली से राजेश अग्रवाल और धर्मपाल सिंह और शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना को शामिल किया गया है। टुंडला से एसपी बघेल, अमरोहा से चेतन चौहान और थाना भवन से जीत कर आए सुरेश राणा को मौका दिया गया है। बाहर से आए कई नेताओं को भी मंत्री पद की बख्शीश दी गई है। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीएसपी सरकार में मंत्री रहे। इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को भी पारितोषिक मिला। योगी के कैबिनेट में मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भी अहमियत दी गई है। बनारस दक्षिणी से पहली बार विधायक बने नीलकंठ तिवारी को कैबिनेट में जगह दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ को भी खासी तवज्जो मिली है। राजधानी से 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पूर्वांचल की योगी मंत्रिमंडल में उपेक्षा की गई है। इलाहाबाद से 2 मंत्री तो अलग पूर्वांचल मांग करने वाले भाजपा यानी सुहेल देव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। रजत मिश्रा, एपीएन। यानी कुल 46 मंत्री तय किए गए हैं सीएम के अलावा, जिनमें कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 22 कैबिनेट मंत्री हैं और 22 राज्य मंत्री हैं। इन 47 चेहरों के पीछे की गणित क्या रहा है, ये समझना बेहद अहम हो जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। उसके बाद हम चर्चा के दौरान समझेंगे कि आखिरकार पीछे का गणित क्या है। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस से। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से। और गोविंद पंदराजू, सलाहकार संपादक, एपीएन। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। गोविंद जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा कि ये जो 40 चेहरे सामने आए हैं सीएम के अलावा, इनके पीछे का बैलेंस इक्वेशन क्या रही है? जो कहा जा रहा है कि मौर्य को और दिनेश शर्मा को जो रखा गया है, वो एक अलग अलग वर्ग को बैलेंस करने की कोशिश है यहां भी।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का आज जो आकार मिला है, जिस तरह से जिन लोगों के नाम आज मंत्रिमंडल में हैं, कोशिश ये की गई है कि समाज के अलग अलग वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, सभी को मौका मिले। और इसीलिए जो मुस्लिम वर्ग से भी एक राज्य मंत्री आए हैं, तो सिख समुदाय से भी एक राज्य मंत्री आए हैं। इसी तरह से बाकी जातियों के हिसाब से भी हर जो जाति वर्ग है उसको प्रमुखता देने की कोशिश की गई है, लोगों को मौका देने की कोशिश की गई। लेकिन जिन दो व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसमें जो मौर्य का नाम है वो तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ पर भी था, और पार्टी को चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी, काम भी किया था। और उनकी दावेदारी कल दिन में जब बीजेपी के दफ्तर में नारेबाजी हो रही थी, तो जहां एक तरफ योगी के समर्थक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां मौर्य के समर्थक भी दिख रहे थे जो नारे लगा रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि पार्टी ने ये समझकर कि उनको स्थान देकर जो मेहनत उन्होंने की है और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो उनका काम है, जो उनकी पहचान है पूरे प्रदेश के संगठन से और चुने गए विधायकों से, उसका लाभ उठाया जाए और इसलिए उनको बनाया जाए। ठीक है, दिनेश शर्मा का नाम निश्चित तौर पर बहुत बीच में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इसको पुरस्कार कहा जाएगा कि सांत्वना कही जाएगी? नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री तो एक ही हो सकता है, और अब अभी ये खुलासा शायद आने वाले दिनों में हो कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किस तरह की परिस्थितियों में लिया गया, क्योंकि इतना तो साफ दिखता है कि बहुत स्वाभाविक परिस्थितियां नहीं थी जिसमें उनको बनाया गया। बहुत तेज घटनाक्रम था, नाम पहले किसी का था, चर्चा किसी की थी, और अचानक फिर उनके नाम की घोषणा हुई। तो कहीं कुछ असामान्य स्थितियां तो थी, इनका खुलासा शायद आने वाले दिनों में होगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है। तो अगर बाकी किसी को दिया गया है तो मुझे लगता है उसको पुरस्कार मानना चाहिए। लेकिन दिनेश शर्मा की जो बात है वो निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि न तो वो संगठन के तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई देते थे, और न ही जो मेयर के तौर पर भी आप ऐसा नहीं मान सकते कि अगर अखिलेश यादव ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश बदल दिया था, उत्तर प्रदेश में उनका काम बोलता था, तो लखनऊ के मेयर कम से कम ये दावा भी नहीं कर सकते कि उनका काम बोलता है। बिल्कुल। तो उनका दिनेश शर्मा का चेहरा लोग जानते तो थे, लेकिन बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी उनकी नहीं रही थी जो इतना बड़ा दायित्व उनको सौंपा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत, उनका बनना निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि पार्टी में अभी भी जो काम करने से ज्यादा क्या व्यक्तिगत संबंधों से भी चीजें हासिल की जा सकती है, इस तरह की एक बात पैदा हुई। और वो बात अगर हम लखनऊ में जिस तरह से जितने लोगों को लखनऊ से प्रतिनिधित्व दिया गया है, पूरे प्रदेश में हर जिले से तो मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते थे, लेकिन फिर भी किसी एक जिले को इस तरह से लुटा देना, लखनऊ में अगर 6 लोग लखनऊ से आते हैं, तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत संबंधों की वजह से ज्यादा ये चीजें हुई हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि लखनऊ के 6 लोग इतने ज्यादा काबिल थे कि बाकी राज्य से जो जीत के लोग आए हैं उनमें सिलेक्शन पे काफी सवाल गोविंद जी मेरे पास और रहेंगे, मैं जवाब आपसे समझना चाहूंगा उसको। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आता हूं। हाल फिलहाल में ही सत्ता से बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया है, अब नया मंत्रिमंडल प्रदेश के लिए आया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पहली बात तो ये कि आज उनका दिन था, भारतीय जनता पार्टी का दिन था। हमारे जो भी नए नवनियुक्त लोग हुए हैं, सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी लोगों को, सारी मंत्रिमंडल को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। हाँ, एक चूंकि हमारे पास में हमने ये सिर्फ अभी आप ही के चैनल पे दोपहर में भी मैंने ये अनुरोध किया था कि चूंकि ये जो इनका प्रचंड बहुमत है, ये सिर्फ ये जो जन प्रतिनिधि हैं उनका बहुमत है, न कि अगर हम जनमत की बात करें तो 40% से भी कम जनमत है, यानी 60% जनमत विपक्ष के पास है, जिसकी नुमाइंदगी हम आज की डेट में समाजवादी पार्टी या विपक्ष कर रहा है। उस हैसियत से मैं ये अपील जरूर करना चाहूंगा
कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं उनका जो पुराना ट्रैक रहा है वो अनुरोध मैं करूंगा कि जनता की इच्छा को देखते हुए, क्योंकि पंजाब या कई जो विकसित राज्य हैं उन राज्यों में जनता की सरकार से उम्मीदें कम होती हैं, पर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो विकास को सिरे से किनारे करके किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के और उस पे आगे बढ़े, ये ठीक नहीं होगा। ये अभी उनका शुरुआत है, हम उन्हें पूरा रचनात्मक सहयोग देने को तैयार हैं, बशर्ते ये अपेक्षा भी करते हैं वो विकास की जो पटरी है उसी पे रहे। विकास के अलावा और जितनी भी बातें हैं जो किसी भी तरह की हो उनसे अवॉइड किया जाए और सीधा सीधा फोकस विकास पे किया जाए, क्योंकि जनहित सबसे बड़ा हित होता है। राजनीति कहीं ना कहीं से जनता की सेवा का भी मार्फत होता है, विकास पे रहा जाए, क्योंकि सुबह से ऐसा कल से ऐसा लग रहा है जैसे विकास का नामो निशान नहीं हो रहा है। काम को वाकई में बोलना चाहिए, काम होता हुआ दिखना चाहिए, तभी जनता की एक्सपेक्टेशन पे चीजें खरी उतरेंगी, वाजिब बात है। कृष्णकांत जी आपके पास में आऊंगा, मंत्रिमंडल जो बना है अब और जिस तरीके से एक अभूतपूर्व मैंडेट भी मिला है बीजेपी को, कैसे देखती है कांग्रेस इसको? नहीं, इनको एक प्रचंड बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत कहा जाए, आज़ादी के बाद एक बार, दो बार, तीसरी बार कुछ इस तरह का इनको मिला हुआ है। और इन्होंने एक सबसे महत्व, आज तो इनके मंत्री और मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ जितने भी लोग हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इनको बधाई देती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिन में एक अच्छी सरकार ये चलाने का काम करेंगे। और एक और चीज समझ में आया है कि 325 विधायक जो चुन के आए हैं, यह तीनों लोग कहीं न कहीं उस 325 विधायक से योग्य है। इसलिए कि 325 विधायक में अगर हमें मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ नहीं मिल पाए तो निश्चित है कि ये तीनों लोग उनसे कहीं न कहीं योग्य है। इसमें जनता की अपेक्षाएं और बढ़ जाती है कि जो व्यक्ति 325 से ज्यादा योग्य होगा तो वो अच्छा कार्य करेगा। और एक चीज केवल आज के दिन कहना चाहूंगा, आज के दिन हम इनके विरोध या किसी चीज में, और कोई विरोधी दल होने के नाते कोई कसम खा के हम नहीं बैठेंगे, हमेशा विरोधी करेंगे। इनके रचनात्मक कार्यों में हमारा कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल जो भी विपक्षी दल है इनका सहयोग करेंगे और इनके जो भी कार्य हमारे समझ में आएंगे कि जनहित के नहीं है उसमें हम एकदम आंदोलनरत होंगे और इनका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। एक अनंत जी, एक बात कहूंगा कि आज के इस मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के चयन को लेकर यह समझ में पूरे प्रदेश को आ गया कि सहिष्णुता लगता है कहीं दूर छूट गई है। अरे जी, अच्छा, लेकिन इसका आपका भावार्थ क्या है कृष्णकांत जी? दर्शक को बेहतर तरीके से पहले आप समझाइए कि सहिष्णुता यहाँ बीच में कैसे आई? अब बस आज अनंत जी इतना ही कहना उचित होगा कि मुख्यमंत्री के चयन के बाद यह तय हो गया कि सहिष्णुता कहीं दूर छूट गई है। आने वाले दिन में इसे हम लोग सभी लोग मिलकर डिफाइन कर लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन आज के तारीख में इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, जनादेश का सम्मान कर रहे हैं पांडे जी। चलिए ठीक है सर, नहीं सर, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है हमारा। गोविंद जी आपके पास मैं आता हूँ चीजों को लेकर कि जो एक परिवारवाद की बात आई थी बीजेपी के ऊपर भी जब टिकट का बंटवारा हुआ था कि परिवारवाद को प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ दो चीजें सामने आती हैं। एक तरफ लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को अहम स्थान दिया जाता है, लेकिन पंकज सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इससे क्या संदेश जाता है? कोई स्ट्रैटेजी के तहत ये किया गया है या फिर किस आधार पर इवेल्युएट किया गया है नामों को? देखिए अनंत, ये हो सकता है कि पंकज सिंह के लिए पार्टी ने कोई और भूमिका चुनी हो और अभी ये भी नहीं कह सकते कि अभी बाकी मंत्रियों को मौका नहीं मिल सकता क्योंकि अभी कुछ स्थान रिक्त हैं और हो सकता है कि उनको बाद में मौका दिया जाए। लेकिन अगर जिस तरह की चर्चाएं हैं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी इस तरह के सुगबुगाहट हैं, मीडिया में भी इस तरह के सुगबुगाहट हैं कि पंकज सिंह को अगर नहीं मिला है तो कहीं न कहीं उसके पीछे राजनाथ सिंह का उनकी भूमिका भी हो सकती है और उनका एक तरह से इनकार कि जब उत्तर प्रदेश में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश को संभालें, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, और उनका जो इनकार था कहीं उसकी नाराजगी भी पंकज सिंह के खिलाफ हो सकती है। इस तरह की चर्चाएं बीजेपी के कैडर के बीच में भी है। हो सकता है कि ये चर्चाएं कुछ हद तक सही भी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन अगर आप टंडन जी के आशुतोष टंडन की बात करें तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि पिता के जो काम था, पिता का जो पार्टी के लिए सहयोग था, उसका एक तरह से उनको पुरस्कार दिया गया है। वो 2 बार लखनऊ में विधायक रहे, लेकिन एक विधायक के तौर पर
कोई बहुत प्रभावशाली काम उनका नहीं रहा है। जिस इलाके से वो विधायक हैं उस इलाके में भी लोगों को शिकायत है कि वो दिखते नहीं, लोगों के बीच में नहीं आते। लेकिन उनको कैबिनेट में सीधे सीधे लाकर बिल्कुल ये दिखता है कि कहीं न कहीं परिवार के प्रभाव का फायदा उनको मिला है। लालजी टंडन बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं जिनको लेकर काफी संशय होता है। जब मसलन स्वाति सिंह का अगर हम सामने नाम रखते हैं तो ऐसा क्या रहा, उनकी काबिलियत इतने कम वक्त में कैसे परखी गई, कितना अहम दर्जा उनको दिया गया, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए अनंत, स्वाति सिंह का मामला मुझे बाकी मामलों से थोड़ा फर्क दिखता है। उनकी काबिलियत इस बात पर दिखी थी कि जब उनके पति ने मायावती के खिलाफ एक अनर्गल किस्म का बयान दिया था, उस बयान के बाद हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन बीएसपी ने उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में रही, लेकिन किसी जनता के मुद्दे पर बीएसपी सड़क पर नहीं आई। हाउस के अंदर भी किसी जनता के मुद्दे को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो कार्ड्स का डिस्प्ले करना या पहले दिन की नारेबाजी के अलावा, कि जिससे ये लगे कि बीएसपी विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन जब दयाशंकर सिंह जैसे नेता ने मायावती के खिलाफ एक गलत और अनर्गल किस्म का बयान दिया, उसके बाद पूरी पार्टी लखनऊ की सड़कों पर उतर आई और लखनऊ में उस दिन कर्फ्यू जैसी हालत थी। प्रशासन के लिए हाथ पांव फूल गए थे, इतनी पुलिस बुलाकर चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी। उस बहुत विकट परिस्थिति में जिस तरह से इन्होंने अपने पति की मदद करी, जिस तरह से उनके बयान आए, जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, बिल्कुल अकेले, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा की भी समस्या थी। बीएसपी के कार्यकर्ताओं की पहली बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब रीता बहुगुणा का घर जला दिया गया था नाराजगी मायावती के खिलाफ एक बयान को लेकर, तो श्वेता सिंह ने उन तमाम खतरों के बीच में मायावती और बीएसपी की जो प्रतिक्रिया थी उसका डटकर मुकाबला किया और बहुत संयत भाषा में किया, और मुझे लगता है कि उसका पुरस्कार उनको मिला है। और बीजेपी को एक उग्र और संतुलित महिला चेहरा मिला है, तो उनके बारे में मुझे लगता है कि बाकी लोगों की के लिए जो मानदंड है उनसे थोड़ा फर्क मानदंड। ठीक है सर, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ अनिला सिंह भी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी से, और रतनमणि लाल जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। अनिला जी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हम लोग रखें कि अब मंत्रिमंडल का जो सामने जो ढांचा तैयार करेगा प्रदेश का, और ढांचा कैसा होगा? क्या वैसा ही होगा जैसे मैनिफेस्टो में दिया गया है, क्या उससे कुछ इतर होने की संभावनाएं भी हैं? देखिए, जो भी जिस ढांचे की बात आप कर रहे हैं आज आप लोगों ने देख लिया है। और एको हो रही है मेरी आवाज, बहुत ज्यादा आवाज एको हो रही है मेरी, पर मैं बोलने का प्रयास करूंगी कि मुख्यमंत्री के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में, और आपने देखा है कि 46 मिनिस्टर्स ने भी आज शपथ ली है, तो ढांचा आपको समझ में आ रहा है। और किस पर काम करेगा, काम एक ही है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो वो ऑल इंक्लूसिव होता है कि हर स्तर का विकास होगा, और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ जो मनुष्य है उससे लेकर और ऊपर तक का सबका विकास होने वाला है। क्योंकि हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ये उनकी सोच थी अंत्योदय जिसको बोलते हैं हम, कि पंक्ति में आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए। वही हमारी उम्मीद बिल्कुल अनिला जी हमारी यही है कि प्रदेश में जो सरकार बन रही है वो ऐसी हो कि अंतिम व्यक्ति तक उसको हक मिले। रतनमणि जी, 2 चीजों के ऊपर आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा। पहला तो जिस तरीके जो नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, कैसे आप उनको देखते हैं? और दूसरा कि जैसे ही जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ मीटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कई शब्द का इस्तेमाल किया कि अब उत्सव के साथ उपद्रव अगर हुआ तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो क्या सकारात्मक संदेश जा रहा है इस चीज से? सबसे पहले तो ये कि जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह दी गई है, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया यहाँ पे, तो उसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने लोग हैं जो इसके पहले की 15 साल पहले जो सरकार थी उसमें भी मंत्री रह चुके हैं, और उनकी छवि और उनका काम करने का तरीका काफ़ी ठीक ठाक रहा था, और कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें उन लोगों से नहीं थी। तो ऐसे 3-4 लोगों को लिया गया है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहली बार विधायक बने और
अंत में वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों पहले ही शामिल हुए जी। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह के लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो पूरे विधायक हैं, उसमें से ये तो खैर पार्टी का और मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको चुने, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस का, नए और युवा, अपेक्षाकृत युवा होने का, और जो बाहर की पार्टी से लोग आए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी रह चुके हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनका एक दूसरे तरह का अनुभव है जी। और ये अपनी रीता बहुगुणा जी हैं, तो इस तरह के जो एक अलग तरीके का अनुभव रखते हैं, तो एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। हाँ। लेकिन अंततः तो वो जिस लेकिन रतन लाल जी, एक जो अभी चर्चा के दौरान सामने चीजें आई थी, जब गोविंद जी ने कहा था कि ऐसा संभव हालांकि नहीं था कि हर एक जिले से एक नाम सामने कर दिया जाता, लेकिन कुछ जिलों पर जिस तरीके से विशेष कृपा रही है, मसला लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ से इतने सारे नाम सामने आए, तो इसका कोई खास कारण है कि सारे काबिल लोग एक ही जगह पर मिले? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ और ईस्टर्न यूपी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इधर कुछ फोकस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक आकलन हुआ हो कि पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला है पिछले चुनाव में, वो इसी क्षेत्र से मिला हो। और लखनऊ में जिस तरह से एक बड़ी जीत पार्टी को हासिल हुई है, हालांकि बड़ी जीत तो लगभग हर जिले में ही हासिल हुई है, और लखनऊ में जो भी लोग थे वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए, क्योंकि उन्होंने लखनऊ में रहते हुए जीत हासिल की। खासतौर पर रीता बहुगुणा जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव को हराया जी, और इसी तरह से लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से दो बड़े पार्टी के नेताओं को, उसमें एक मंत्री थे रविदास मेहता, उनको हराया, और भी तमाम सारे लोग जो लखनऊ में हैं, उनका अपना एक बैकग्राउंड है, उनकी एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, शायद इस वजह से उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अनिला जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं इस सवाल के ऊपर कि जो इंपॉर्टेंस दी गई है लखनऊ को या फिर इलाहाबाद को, उसका कारण क्या रहा है? है कि जब मंत्री कोई बनता है तो वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या एक जिले के लिए नहीं बनता है, वो पूरे प्रदेश के लिए बनता है। तो जितने नाम आपने अभी लिए हैं, चाहे वो इलाहाबाद के विधायक हैं और चाहे वो लखनऊ के विधायक हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से आज मंत्री बने हैं। देखिए, एक एक मंत्री को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज हुआ है कि नहीं इसको बना देते हैं और इसको नहीं बना देते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। तो जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं वो यही दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं कि जो मैक्सिमम डिलीवरी करने में और एफिशिएंटली डिलीवरी करने में सक्षम हो। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए कि किसको बनाया गया और किसको नहीं बनाया गया, या किस क्षेत्र या किस जिले से वो आ रहे हैं। हमारा लेकिन आमतौर पर अनिला जी, ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि जो भी किसी अच्छे पद पर आसीन होते हैं, उनकी जो गृह जनपद होता है या फिर जहां से वो बिलोंग करते हैं, उस जगह का डेवलपमेंट कुछ बेहतर होता है अन्य जगह की अपेक्षाओं में। ये ट्रेंड हम लोगों ने देखा है। तो उसी ट्रेंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड के विकास की हम लोग बात करते हैं, लेकिन वहां से कोई खास चेहरे आपके मंत्रिमंडल में नजर नहीं आए। अनिला जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मैं वापस लौटूंगा आपके पास। गोविंद जी, आपके पास मैं आऊंगा कि अब जब सरकार नई बन चुकी है, अब इस सरकार के सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी? क्या सत्ता संतुलन के लिए राज्य की जो जातिवादी अवधारणा है राजनीति की, उसको तोड़ना भी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती होगी? देखिए आनंद, जिस तरह का जनादेश मिला है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चुनौती कोई बहुत बड़ी चुनौती राज्य की नई सरकार के लिए होगी, क्योंकि जो जनादेश मिला है वो जातियों से ऊपर उठ के मिला है। वो जो उत्तर प्रदेश का एक खास तरह का वोट का गणित माना जाता था, उससे ऊपर उठ के मिला है। तो ये बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो उस जाति गणित को ध्यान में रख के मंत्री बनाए, उस जाति गणित के हिसाब से अपनी नीतियां बनाए। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के लिए बहुत बुरी तरह से
तड़प रही है जी। और उसको कितना संतुष्ट नई सरकार कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जैसे नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है, उसमें भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को जो गिनाया है उसमें कम से कम इन चीजों को बहुत साफ तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल होगा, किसानों का मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल होगा, हम किसानों को खुशहाल बनाए बिना उत्तर प्रदेश को खुशहाल नहीं बना सकते। तो अगर किसान उत्तर प्रदेश का खुशहाल हो सके इस सरकार के काम में, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी की बात की है, उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता की बात की है, जो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सवाल है। और पिछले 10 साल में तो वो लगातार बिगड़ता चला गया है। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड से पास होने वाले जो बच्चे हैं, उनकी गुणवत्ता पर, उनकी काबिलियत पर हर जगह सवाल उठाए जाने लगे हैं। हाँ। जिस तरह से नकल के जरिए और अध्यापकों की तरफ से भी बहुत लापरवाहियां हैं। तो अगर ये शिक्षा की गुणवत्ता उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी प्राथमिकता में नई सरकार रख रही है, तो मुझे लगता है कि वो चीजों को बहुत समझ के काम कर रही है। ठीक है, और जो बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम सबके साथ सबके लिए संभाव रख के काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सवाल संभाव को सर कायम रखना और लोगों के बीच इसका विश्वास पैदा करना, ये भी एक चुनौती अपने आप में बन जाता है। अनिला जी 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे योगी जी, एक फायर ब्रांड इमेज उनकी है और एक समुदाय विशेष के बारे में कहा जाता है कि भाई वो थोड़ा भयभीत हैं उनके सीएम बनने के बाद। अब हर एक इंसान के बीच में, हर एक प्रदेशवासी के बीच में विश्वास पैदा हो पाए, ये भी एक चुनौती रहेगी। तो कैसे इसको किया जाएगा? देखिए, एक वो परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, प्रो डेवलपमेंट हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं। तो मुझे क्या पूरे प्रदेश को ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो योगी जी हमको मिले हैं, वो डेफिनेटली अपनी पूरी टीम के साथ, जो इतनी बड़ी चुनौती के साथ हमें पूरा प्रदेश मिला है, उसको एक अच्छी और एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा पूरे प्रदेश को, और विकास तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, देश हो, प्रदेश हो, वो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ होता है, उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है उस प्रदेश देश के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री मिले हैं सपा या बसपा के रूप में इस प्रदेश को, आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। अब योगी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको पता है कि एक सख्त छवि है उनकी, ईमानदार छवि है। और अक्सर उनके भाषणों में हमने सुना है अनिला जी कि वो कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। ये खुद वो अपने भाषण में कहते हैं कि राजनीति धर्म का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो अगर वही ट्रेंड चला तो फिर लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी का भाव आना तो लाजमी है। नहीं आनंद, देखिए, हमेशा जब किसी एक पद पर बैठ जाता है तो वो उस कुर्सी, जिस कुर्सी पे वो बैठता है, वो उससे बंध जाता है, ठीक है। और जो उसके दायित्व होते हैं, वो सारे के सारे जो दायित्व हैं वो उनका अनुपालन करता है और उसी राह पर चलता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। और हमको भी ये अच्छी तरीके से पद और दायित्व आपकी शैली परिवर्तित कर सकते हैं, संभावना इसकी रहती है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। चंद्रशेखर पांडे जी, आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा कि पद और दायित्व आने के बाद शैली में परिवर्तन होता है, कहां तक इससे आप इत्तेफाक रखते हैं और योगी आदित्यनाथ के सिलसिले में ये चीज कहां तक प्रूव हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आनंद जी, मेरी अपेक्षा यही है कि जो कहा जा रहा है ऐसा हो जाए। निश्चित रूप से उम्मीद है, अपेक्षा है, प्रार्थना है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और बड़ी हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा भूखा है विकास के मामले में। जो हमने किया है बहुत जरूरत है। अब हम मुद्दे पे आते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कुर्सी होती है वो अपनी शक्ति को जो व्यक्ति उस पर बैठता है उसकी सोच में प्रवेश कराती है, और जो व्यक्ति की सोच है वो कुर्सी की ताकत से ही आगे झलकती है। यह पूरा इतिहास गवाह रहा है। जब भी आप देख लीजिए, आप चाहे अभी आजादी के बाद का कार्यकाल देखें या इतिहास पूरा देख ले, जो व्यक्ति की सोच रही है वो जब कुर्सी पे बैठता है तो वो अपनी सोच को उस कुर्सी के पावर में परिणित करके कार्य करता है। कार्य उसकी सोच करती है,
कुर्सी की शक्ति प्रयोग की जाती है। तो ये एक स्थिति है जो उम्मीद है, जो हमारी अपेक्षा है कि कम से कम योगी जी अब तक के ये जो अनुभव है, जो ये प्रचलन है, इसको योगी जी चेंज करें और अपने आप को जो पुरानी कही गई बातों हैं उनको भूल करके नए सिरे से जो जनहित के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो विकास की पटरी हम लेके आगे जा रहे हैं, जो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उन दिशा में कार्य करें। हम रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं, पर इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। व्यक्ति की सोच के अनुसार ही कुर्सी चलती है। ठीक है, सत्ता सोच के अनुसार चलती है। मैं लौटूंगा सत्ता के रतन मणि अनुसार लाल कभी जी। किसी की सोच आजम बदली खान नहीं। कहते हैं आदित्यनाथ के बारे में कि वो एक मजहबी रहनुमा है, तो ये सिर्फ सियासी बयान इसको माना जाए या लोगों के बीच में भी कुछ हद तक ऐसी अवधारणा है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आदित्यनाथ जी की जो पूरी बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है। जो उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद वो जो गोरखनाथ का मठ है वहाँ पे आके उन्होंने जो महंत अवैधनाथ थे उनके शिष्य बने और कई सालों तक वहाँ रहते रहते ही उन्होंने राजनीति में रुचि दिखानी शुरू की। गोरखपुर से चुनाव लड़ा और महंत अवैधनाथ के न रहने पे उन्होंने अपने जीवन काल में ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जी। गोरखपुर से एक सांसद होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनालिटी है, वो एक धार्मिक व्यक्ति की ही है। क्योंकि वहाँ पर जो गोरखनाथ का मठ है, आप हम सभी लोग जानते हैं, वो बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मठ है जिसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में ही क्या भारत में और कई देशों तक फैला हुआ है। तो उसको चलाना, उसके सारे ऑपरेशंस को देखना और वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, उसमें तमाम सारे और धार्मिक और सामाजिक काम होते रहते हैं, उनको ओवरसी करना, तो ये सब काम तो कर ही रहे थे, जिसके चलते उनका प्रभाव उस क्षेत्र में बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। और मुझे लगता है कि अपनी इस छवि से बाहर निकल के उन्हें अब अपने आप को किसी एक मठ का महंत मानने के बजाय पूरे प्रदेश का एक रहनुमा मानना ज्यादा जरूरी है। तो वो आप उनको एक धार्मिक रहनुमा तो कह सकते हैं कि वो थे, लेकिन अब जिम्मेदारी जब उनको एक राजनीतिक दी गई है तो मुझे लगता है कि वो अपने उस पुराने स्वरूप से जरूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक मठ के महंत के तौर पे प्रदेश को चलाना शायद वो उतना मैच नहीं करता जब तक वो अपने काम में उस कृष्णपाल पांडे जी, कितना आसान आपको देखते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ उस पद पर रहते हैं, पुराने जो भाषण हमने देखे हैं और अब जो उनकी कार्यशैली सामने आएगी तो उसमें राजनीति को, धर्म को अलग अलग रहना बेहद जरूरी हो जाता है। कितना फीजेबल आप देखते हैं इस चीज को? 19 साल, अब से 19 साल पहले वो गोरखपुर से सांसद चुने गए थे और मेरे समय से जहां तक मेरी जानकारी और निर्दल या हिंदू जुआ वाहिनी या इससे कुछ इस तरह से चुने गए थे, भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से आए। तो उनकी जो भाषा और उनकी जो पहचान रही है, चूंकि वो पूर्वांचल से आते हैं, हम भी पूर्वांचल के, उनके पड़ोसी जिले के ही रहने वाले हैं, तो जो हम लोग देखे हैं सांप्रदायिक दंगों के जैसे अब तक वो मास्टर रहे हैं, या सांप्रदायिकता फैलाने में तमाम FIR वगैरह भी उनके ऊपर रही है और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं, फायर ब्रांड हिंदू नेता के नाते जाने जाते हैं। आज जो शपथ उन्होंने लिया, वो शपथ अब धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की ली गई, जो हमारा संविधान कहता है। तो मुझे लगता है कि अब तक की जो छवि थी योगी जी की, उससे वो निश्चित रूप से अपने को अलग करने का काम करेंगे। एक क्षेत्र के सांसद थे और आज 80 लोकसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, 403 विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर वो अपनी छवि को वहां से कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की राजनीति में दिक्कत तो आएगी आएगी। एक चीज और कहूंगा कि अगर विकास की बात जो बीजेपी करती है, 19 साल से 5 बार सांसद रहे गोरखपुर में, आज तक मस्तिष्क ज्वर समाप्त नहीं हुआ है, वहीं से आप सांसद रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का हाल जो गोरखपुर का है वह शायद किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूं जहां तक विकास का मामला है, विकास के नाते तो नहीं, अब चाहे जिन गुप्त एजेंटों के नाते इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है वह तो अब आने वाले दिन में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कृष्णकांत जी, अगर आप कह रहे हैं चीजें कि हालात बहुत सही नहीं है वहां के, तो इसका जवाब तो चंद्रशेखर पांडे को भी देना चाहिए। 5 साल सरकार रही तो विकास क्यों नहीं हुआ?
चंद्रशेखर जी। हाँ, ये भी सही है। 5 साल ही सरकार नहीं, 27 साल तक इन लोगों की, सारे लोगों की सरकारें रही। मैं जवाब दे दूं, जहां तक कि गोरखपुर की बात है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे बड़े भाई ने बोली भी है कि जो मस्तिष्क ज्वर वाली, हम आपको बता दें कि नवंबर 2015 से एक पूरा प्लान बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो मस्तिष्क ज्वर है गोरखपुर की प्रॉब्लम, वहां के हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में क्या होना चाहिए, रिसर्च सेंटर में क्या, नवंबर 2015 से केंद्र सरकार में को हम लोगों ने एक पूरी प्रोफाइल भेज रखी है प्रस्ताव बना करके कि इस पे इस तरीके से एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए जिसमें कि जल शुद्धिकरण से लेकर के 20-25 ऑप्शन किए गए हैं कि जल भराव न हो, प्रिवेंशन कैसे हो, बेटर हो, बाद का इलाज कैसा हो। और आज इतने दिन बच चुका केंद्र सरकार से, उस पर अभी तक कोई प्रपोजल या कोई सैंक्शन, यहां तक कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया था जब तक हमारी सरकार थी। पहली चीज जो गोरखपुर की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अब चूंकि चुनाव बीत चुका है, वोट मांगना नहीं है, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर सकता हूं कि हमने जो एक प्रपोज मॉडल दिया था, हमारे मॉडल के अंदर जब वोट मांगते थे तो ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते थे आप बिजली जी नहीं, देखिए हो सकता है चुनाव के समय में थोड़ा सा कुछ चीजें अगर 19 भी रहेंगी तो हमको बहुत खूबसूरत बात लेकिन आपने कही है। आज मैं स्वीकार करता हूं जी, बिल्कुल जी, ये सत्य है, इसमें सच को स्वीकार करने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए, पर चुनाव का टाइम भी नहीं है। हमने कुछ चीजों पे गोरखपुर में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे सड़कों का हमने जितने भी गोरखपुर के जितने भी मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, सारे जिला मुख्यालय को आप देखेंगे कि चंद्रशेखर जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास, चंद्रशेखर जी वापस मैं लौटूंगा। अनिला जी, एक कहा जाता है आमतौर पर कि भाई मानवाधिकार जैसा शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस की डिक्शनरी में नहीं है, और ये भी आरोप लगते थे कि भाई कुछ समुदाय विशेष हैं जिनकी पुलिस सुनती है, तो पुलिस की व्यवस्था को सुधारना, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव लाना उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है, और आपकी सरकार के सामने चुनौती भी है। क्या कुछ अभी कुछ ब्लूप्रिंट बना है या पहले से तैयारियां क्या है इस चीज के लिए, कैसे करेंगे ये चीजें? जी, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, दोनों अभी भी इलेक्शन कैंपेनिंग मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सत्यता स्वीकार कर लीजिए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है और अब वो अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। तो बारंबार ये क्लेम करना कि इन्होंने ये नहीं किया और हमने ये किया, वो प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि उनको वो किस पार्टी को, कौन सी पार्टी उनको स्वीकार्य है। तो आप लोग इलेक्शन कैंपेनिंग मोड से बाहर आ जाइए। और दूसरी बात अनंत, आपने पूछा कि पुलिस के विषय में आपने पूछा, आप जानते हैं कि पिछली सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किस प्रकार से चलती थी, पुलिस व्यवस्था थी किस प्रकार से चलती थी, यहाँ पर वो दोबारा मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसका उत्तर जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को दे दिया और उसके साथ कांग्रेस जुड़ी तो कांग्रेस को भी दे दिया है। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पर बैठकर मैंने अभी 2 दिन पहले डिबेट करी थी कि काउंटिंग के नेक्स्ट डे ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि सभी अधिकारियों को कि समय से अपने अपने दफ्तर आना शुरू करो तुम लोग। तो कहीं ना कहीं जितना भी जो सरकारी तंत्र है उसको ये मैसेज चला गया है कि अब सरकार बदल गई है, काम करना सीख लो, समय से ऑफिस जाना पहुंच जाओ, शुरू कर दो। और पुलिस की व्यवस्था भी इसी प्रकार के से होगी आनंद जी, जैसे पहले तो थाने बेचे जाते थे और पुलिस जो है वो सिपाही से लेकर, मैं सबको नहीं कह रही हूं, मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूं, परंतु बहुत से ऐसे सिपाही से लेकर अधिकारी तक ऐसे लोग थे जिनको क्योंकि पैसे देकर पोस्टिंग पर आते थे तो उनको लगता था कि भाई किस प्रकार से जो खर्चा है हम निकाल लें, तो रक्षक ही जो भक्षक बने हुए थे और उसकी वजह से नाम भी आया है चीज में, दरोगा भर्ती घोटाले के चक्कर में सुरक्षा जो है वो बहुत, हाँ ठीक है, नारी सुरक्षा जो है आप पता ही है कि उसका क्या हाल हो चुका था। तो बिल्कुल अब बिल्कुल जो है गोविंद जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी आऊंगा कि एक दबाव ये भी होगा कि कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि राज्य की महिलाएं दिन हो चाहे रात हो जेवर पहनकर सुरक्षित घर से बाहर निकल सके। एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इस चीज का कि प्रदेश के ऊपर, अगर ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो प्रधानमंत्री के जो खुद सचिव है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट करने के लिए, तो क्या बेहतर चीजें होने की संभावना है, हम उम्मीद करें उस चीज की? नहीं, देखिए, इस उम्मीद पर तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जनादेश दिया है और ये उम्मीद सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश की है। और जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पहला संदेश एक तरह से दिया था अधिकारियों को, वो शपथ ग्रहण से पहले जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था
कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी तरह का हुड़दंग ना हो, किसी तरह की जो आक्रामक तरह की नारेबाजी है, इस तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। पिछली समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, शपथ ग्रहण जब अखिलेश यादव का हुआ था, मंच पर शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री वहां से उतरे नहीं थे और मंच पर भगदड़ शुरू हो गई थी, तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, हंगामा शुरू हो गया था। तो शायद जो पहला मैसेज नए मुख्यमंत्री का है वो यही था कि जो हमारे कार्यकर्ता भी अगर उत्पात करें तो उनको रोकें। तो अगर कोई सरकार इस संदेश के साथ अपनी पारी की शुरुआत करती है तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक संदेश है और जिन हम जो उम्मीद बेहतर कानून व्यवस्था की कर सकते हैं उस दिशा में ये एक कदम है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि 45 दिन में सभी अपराधी जेलों में बंद हो जाएंगे, खनन माफियाओं के लिए टास्क फोर्स बनेंगे, 40,000 से अधिक अपराधी 40 दिन के भीतर अंदर होंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी। ये सब शुरुआती दौर की चीजें हैं, तो ये चीजें हो पाएंगी क्या? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना मजबूत है? नहीं, देखिए, इनमें से बहुत सारी चीजें सरकार की सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर होने वाली चीजें हैं। अगर आप एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसके लिए अतिरिक्त संसाधन चाहिए। जो मौजूदा पुलिस ढांचा है, अगर सरकार उस पुलिस को जिस कार्य के लिए वेतन मिलता है सिर्फ उस कार्य के लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश करे और वही कार्य वो लोग करें तो बहुत सारी चीजें उसमें ठीक हो जाएंगी। वही खनन का मामला है। खनन हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की कमाई का, सरकारी जो विधायक हैं उनकी कमाई का और सरकारी तंत्र की कमाई का बहुत बड़ा एक उद्योग रहा है। पिछली सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा थे, अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति थे और ये सिर्फ दो चेहरे थे। इनसे अरबों खरबों की कमाई करने वाले हजारों लोग दोनों सरकारों में थे। तो अगर उत्तर प्रदेश की नई सरकार सिर्फ इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करे और अपने विधायकों और नई नई उम्मीदें पाले हुए जो उनके नए नए नेता हैं उनकी इन आकांक्षाओं पर अंकुश लगा दे कि वो इस तरह से कोई काली कमाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये काम भी बहुत आसानी से हो सकता है। सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, सरकार कितनी मजबूती से उनके लिए काम करने की कोशिश करती है और कितनी इच्छा शक्ति के साथ चीजों को लागू कराने की कोशिश करती है, वो ज्यादा बड़ी है। रतनमणि लाल जी, आपके पास में आता हूं। हमें ये उम्मीद करनी जी, अब चूंकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है तो संभावना है कि जो राम मंदिर को लेकर लगातार एक एजेंडे के तौर पर उसको उठाया जाता था वो अब लोगों के बीच में चीजें पनप सकती हैं, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? आपसे रतनमणि जी आपसे हाँ, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा मुझे ऐसा याद पता है कि पूरे प्रचार के दौरान इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा नहीं दी गई। लोगों ने कहा जरूर, केशव मौर्य जी ने भी कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा, जगह जगह कुछ इस तरह से कहा गया, लेकिन एक बार भी किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने या मुझे याद पता है कि मोदी जी ने भी राम मंदिर के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसको देख के लगता था कि इस बार उनकी सरकार आते ही राम मंदिर बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे मुझे लगता है कि सरकार ये तो नई सरकार भी ये संदेश तो देना चाहेगी कि राम मंदिर के मुद्दे पे जो भी एक कानूनी स्थिति है, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक इंतजार हो रहा है, उसके अलावा कुछ और शायद ना करे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से प्रदेश में 1992 में जिस तरह की घटनाक्रम शुरू हुआ था उसका इम्पैक्ट आज तक महसूस किया जाता है और संप्रदायों के बीच में जो एक दूरी बन गई थी उसको मिटाने में कितने साल लग गए और लोगों का भरोसा फिर से स्थापित होने में भी बहुत लंबा समय लग गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे को दोबारा हवा दे के भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा चाहेगी कि प्रदेश के माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि बिल्कुल साफ किया जा चुका है कि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो कामकाज का जो नतीजा निकलेगा, उसी के आधार पे 2019 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ना चाहती है। बिल्कुल, और अंकही तौर पर इस चीज जो दारोमदार होगा बहुत ज्यादा उछाला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और 2019 की जो जिम्मेदारी होगी अनकहे तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी होगी। तो अनिला जी, हम उम्मीद करें कि कम से कम 2 साल तो सुशासन हम लोग देखेंगे, क्योंकि 19 का चुनाव भी जीतने की उम्मीद बीजेपी कर रही होगी। नहीं, 2 साल क्यों देखेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 2 साल के लिए नहीं आई है उत्तर प्रदेश में, पूरे 5 साल के लिए आई है। तो आप ऐसा मत कहिए कि 2 साल तो देखने को मिलेगा, ऐसा मत कहिए आप। तो देखिए,
ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश को जिसको सैफई में बंबई से बहुत बहुत पैसा देकर वहां के कलाकारों को सैफई उत्सव में बुलाकर नचाने की आवश्यकता नहीं है। शौक जो हैं इनके महंगे महंगे शौक नहीं हैं, ठीक है। ये योगी व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं, काम में विश्वास रखते हैं और लोगों का उत्थान कैसे हो उसमें विश्वास रखते हैं। तो 2 वर्ष में आप नहीं कहिए, जितना पूरा टेन्योर है 5 वर्ष पूरा आपको देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम जो है उत्तर प्रदेश को एक विकास की राह पर कैसे लेकर जाती है। और फिर 5 वर्ष के बाद तो मैंडेट मिलेगा ही, जो पार्टी ने काम किया है उसी को इस प्रदेश की जनता जो है कृष्णकांत जी और चंद्रशेखर पांडे जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मैनिफेस्टो को जो आकार दिया गया था और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि बहुत बेहतर काम हो सकता है, अगर ऐसी चीजें होती रही तो 2019 में आप दोनों के लिए वापस फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कैसे टैकल करेंगे इस चीज को? अगर ये जो मैनिफेस्टो ये बनाए हैं वो मैनिफेस्टो एक तो समाजवादी पार्टी का ही एक्सटेंशन है, आप खुद पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। अगर ये अच्छी बात करते हैं तो ये सत्ता में या सरकार में रहना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि आप खूब अच्छा काम करिए, मेरी प्रदेश की जनता बिल्कुल गदगद रहे, उसका विकास हो, उसकी समस्याओं का समापन हो, एक समझता हो, सहिष्णुता हो समाज में, कोई सरकार में रहे फर्क क्या पड़ता है उससे। समाज में सत्ता में आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस चीज का है कि समाज को सुशासन मिलना चाहिए, विकास मिलना चाहिए। यदि ये देने में सक्षम होते हैं तो हम तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर नतीजों के बाद चीजें बदली हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी बात कहना पड़ेगा, ईमानदारी से आप चीजें स्वीकार भी कर रहे हैं और अब सत्ता का जो लालच है उसको भी छोड़ रहे हैं। इन्होंने जी नहीं सत्ता का लालच हम छोड़ नहीं रहे, लालच छोड़ रहे हैं, इच्छा नहीं छोड़ रहे। समाज सेवा की इच्छा जरूर अपनी कायम है। हाँ, इस चीज के लिए जरूर है कि हमें लालच नहीं है, सेवा की इच्छा है। निश्चित रूप से अच्छा काम करें, पूरी शुभकामनाएं हैं, परंतु रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम रखेंगे। और यदि चूंकि हमने कहा ना कि विपक्ष 60% जो जनमत है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे में मुझे विपक्ष को हम लोगों को हल्के में ना ले। ठीक है सर, कृष्णकांत पांडे जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसी के ऊपर। धोखा करेंगे तो हम रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। कृष्णकांत जी हमारी पूरी पार्टी की शुभकामना इनके साथ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़े। और जहां तक 2019 की बात कर रहे हैं कि अगर ये विकास की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, आपने एक सवाल पूछा था, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये विकास करे, उत्तर प्रदेश की जनता का हित हम राजनीतिक दलों के लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि हम अब नए विकास में क्या क्या और जोड़ सकते हैं। और जनता का अगर आदेश होगा तो 2019 हमारा होगा। चलिए बहुत बेहतर चीज है कि राजनीति जो है वो सकारात्मकता की तरफ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और स्पेशल एडिशन में फिलहाल सिर्फ इतना, रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।